y इज इक्वल टू a ओमेगा, एलसीएम इज a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको मैं अंडर रूट से बाहर लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर को, क्या हो जाएगा a, सो v इज इक्वल टू a ओमेगा, इसको बाहर लिख दिया तो a लिख देंगे, और अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट में हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ चुकी है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन में बताइए कि कौन से टर्म चेंजेबल है, कौन चेंज हो सकता है, a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, क्या चेंज होगा y। तो यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जब ये प्लस a पर है तब इसकी वेलोसिटी बताइए, लिखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करो, प्लस a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो, जीरो का अंडर रूट जीरो, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, वेलोसिटी जीरो आ जाएगी क्या, ये लिखा हुआ, समझ आ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में आपसे मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो वो इस इक्वेशन से आएगी। और जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, आप खुद सोचिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो v की हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अगर आपको इक्वेशन किन टर्म्स में बनानी है, टाइम की टर्म्स में बनानी है, और वेलोसिटी की इक्वेशन आप ये भी पुट कर सकते हैं अगर आप इक्वेशन किस में बनाना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बनाना चाहते हो। ठीक है, अब वेलोसिटी की दो इक्वेशन हो चुकी है हमारे पास, दोनों इक्वेशन अब आप इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर में काम आएंगी। तो यहां पर मैं एक इक्वेशन और ऐड करता हूं, क्या लिखा हुआ था, v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी, और एक्सीलरेशन क्या था माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और यहां पर मैं इसकी सेकंड इक्वेशन लिखता हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो वेलोसिटी की तो दो इक्वेशन बन चुकी है, एक्सीलरेशन की बनानी है, आसान है, आसान है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं क्या, क्या वैल्यू आएगी y अपॉन ए, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा y अपॉन ए से कैंसिल, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन आप टाइम से भी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन आप किससे फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन और आई हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कर लो, लर्न कर लो, लिख लो, जैसी मर्जी करो आप। तो ये इक्वेशन हमने बना दी। अब इसके बाद हम लोग एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। एनर्जी की कैलकुलेशन देखिए किस तरह से की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको रीस्टोरिंग फोर्स को स्टडी करना पड़ेगा। रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने, उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ, कुछ लोग उस क्लास में थे या नहीं थे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीस्टोरिंग फोर्स। इक्वेशंस याद कर ली आपने? देखिए रीस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम बता रहा था, इसके बारे में हमने स्टडी किया था, फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। इसमें क्या स्टडी किया था, इसमें ये देखा था कि एक फोर्स होता है जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, पहले एग्जांपल स्प्रिंग का लेते हैं। ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में होने पर ये इस जगह पर पड़ा है, और ये इसकी मीन पोजीशन है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, कंप्रेस। कंप्रेशन में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस करता हूं, कंप्रेस करके मैं इसको इस पोजीशन पे ले आता हूं ऑब्जेक्ट को, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया,
x डिस्प्लेसमेंट किया और मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अब जब मैं इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा था, इसको कंप्रेस कर रहा था, दबा रहा था, तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। क्या ये स्प्रिंग इजीली ऐसा दब जाएगा? तो आंसर है नो। इसके अगेंस्ट एक फोर्स काम कर रहा होगा, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट में लगाना है? जिस फोर्स के अगेंस्ट में लगाना है उसी फोर्स को तो क्या बोल रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। और ये फोर्स इसमें क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्या रीजन है इसका? तो हमने एटॉमिक लेवल पे डिस्कस किया था। अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं तो मेटल में जो एटम्स हैं दे आर एट द फिक्स पोजीशन एंड डूइंग वाइब्रेशनल मोशन। इसमें पार्टिकल वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, एनीवे वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है क्या कर रहे हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज है, रिपल्शन फोर्सेज है, या दोनों ही है? ये जो मैंने पार्टिकल्स यहाँ पर बनाए हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है या रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, या दोनों ही काम कर रहे हैं? तो आंसर है दोनों काम कर रहे हैं। उसका रीजन आपको पता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है, और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वो जैसे भी रहेंगे ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन फोर्सेस कहां कहां पर है बताइए? ये ऑर्बिट्स एक्चुअल में ऐसा ओवरलैप नहीं करेंगी, इनके बीच में डिस्टेंसेस रहेंगे इस तरह से। यहाँ के प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? अगर फिजिकल वर्ड पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। उसकी रेंज क्या होती है? इनफाइनाइट। वो अनंत दूरी तक काम कर सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स होता है, उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो वो तो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम कर सकता है। तो ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से इसका प्रोटॉन भी खुद के इलेक्ट्रॉन को और अब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक तो अट्रैक्शन फोर्स है, ये ऐसा पास में आ रहे हैं। रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ये 11 प्रोटॉन्स को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर एक रिपल्शन फोर्स भी काम करेगा। तो क्या होगा जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे? बैलेंस फोर्स की कंडीशंस पढ़ी है आपने काइनेमेटिक्स में। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फिर रिपेल कर रहे हैं, दोनों फोर्स बराबर हो गए, दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो क्या होगा? बैलेंस फोर्स की कंडीशन आ गई। अब ये बस अपनी पोजीशंस पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ना ये एक दूसरे के पास आएंगे ना ये दूर जाएंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मैंने यहां से इसको पुश किया, पुश करके ये एटम्स एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड हो गए, मैंने ऐसा इसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो आपको दिख रहा है कि एटम्स ऐसा क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें जो नेट फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा? रिपल्सिव होगा, क्योंकि जैसे ही आप इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दोगे, डिस्टेंस कम करते ही अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा और रिपल्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा, दोनों फोर्सेज बढ़ेंगे। लेकिन नेट फोर्स क्या रहेगा? नेट फोर्स रिपल्शन फोर्स रहेगा इस कंडीशन में। वो आप लोग 12th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, शायद मैंने लिखवाया भी था फर्स्ट चैप्टर में। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उससे कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरली दिखेगा कि रिपल्शन फोर्स ज्यादा आ रहा है। तो रिपल्शन फोर्स जब ज्यादा आएगा तो उस केस में जब मैं इसको बाहर से दबा रहा हूं तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स कितना क्रिएट हुआ? तो आंसर है 10 न्यूटन। ठीक है, और वही 10 न्यूटन फोर्स क्या है? वही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। अब मैंने इस रबर को ऐसा, मेटल को ऐसा दबा करके रखा हुआ है, एटम्स बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड हो गए, रिपल्शन फोर्स बढ़ गया। जैसे रिलीज करूंगा क्या होगा? जैसे रिलीज करूंगा क्या होगा? उस रिपल्शन फोर्स के कारण ये दोबारा से अपनी पोजीशंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसी को तो रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसके
एक्सपेंशन का एग्जांपल लें, मैं इसको पुल आउट कर रहा हूँ, ये जो भी मेटल था, ये जो भी स्प्रिंग था, इसको मैं ऐसा पुल आउट करूंगा तो क्या होगा, ऐसा खींच रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ से मैंने इसको फिक्स कर दिया वॉल के साथ, खींच रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी और डिस्टेंसेज इंक्रीज हो जाएंगे, डिस्टेंसेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो अब हम लोग दोनों फोर्सेस की कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे अट्रैक्शन फोर्स कितना बड़ा और रिपल्शन फोर्स कितना बड़ा, तो नेट जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, अट्रैक्शन फोर्स आता है। तो जैसे ही मैं इसको अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ कितना, जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स की कैलकुलेशन बड़ी आसान है, आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक कंपल्शन है, हुक्स लॉ ओबे होना चाहिए, तब तक जब तक वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर, इलास्टिसिटी पढ़ लिया गया, जब तक वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा तब तक ये लॉ फॉलो होगा कि आप जितना एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ही रीस्टोरिंग है, उसके बाद का हम कुछ नहीं कह सकते, उसके बाद का कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो मैंने जैसे ही इसको पुल आउट किया, खींचा, तो डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स आया, अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा क्या होगा, उस अट्रैक्शन के कारण ये फिर से अपनी पोजीशंस पर आ जाएंगे। तो समझ आ रहा है, अब मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इसको ऐसा पुश कर रहा हूं और ये कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग, तो इनके एटम्स के साथ क्या हो रहा होगा, पता लग गया क्या हो रहा होगा, क्लोजली स्पेस्ड हो रहे होंगे, क्लोजली स्पेस्ड हो रहे होंगे, और रिपल्शन फोर्स के कारण यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, मैं इसको इधर धकेल रहा हूं, ये किसकी डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और रीस्टोरिंग फोर्स कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और हमने ये भी देखा कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करते हैं उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। अगर मेरे को स्प्रिंग को 1 मीटर तक दबाना है तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, उसी स्प्रिंग को मैं 2 मीटर दबाना चाहता हूं, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बात की गई कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, तो ये बन गई फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, और इसी को क्या बोलते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद के को डिस्कस कर लिया था हमने, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो के होगा वो क्या बताएगा, हार्ड स्प्रिंग है या सॉफ्ट स्प्रिंग है, इस एग्जांपल में, इस एक्सपेरिमेंट में। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा दूंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे, नेचर पे डिपेंड करेगा कि सॉफ्ट स्प्रिंग है या हार्ड स्प्रिंग है। सो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, और रीस्टोरिंग फोर्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं y से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सब जगह पे देखो क्या लिखा हुआ था, हम डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख रहे हैं, y से लिख रहे हैं ना, x से लिखते तो यहाँ फिर यहाँ पर भी x यूज कर लेते। अब मैं आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। देखिए किसी भी एनर्जी की कैलकुलेशन करनी हो तो क्या मेथड होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क एनर्जी पढ़े आपने यार, वर्क डन, एनर्जी और वर्क दोनों इंटर कन्वर्टिबल क्वांटिटीज हैं, और दोनों के बीच का इंटरमीडिएटर कौन है, फोर्स, दोनों के बीच का इंटरमीडिएटर कौन है, फोर्स। फोर्स के थ्रू एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, फोर्स के थ्रू ही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे आप बाईसाइकिल साइकिल को राइड कर रहे हैं, उस केस में आपको उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे लगाओगे, पेडलिंग करोगे, पेडल पर फोर्स लगाओगे, पेडल डिस्प्लेस होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप उस साइकिल पर क्या कर रहे हैं, वो वर्क डन का क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। whenever we are doing the work on the object, the kinetic energy of the object will increase, the energy of the object will be increased। वो दिख रहा है हमें, साइकिल तेज चलनी शुरू होगी, हमने बोला इसकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, अब आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया, पेडलिंग करना बंद कर दिया, अब कौन वर्क डन कर रहा है, अब साइकिल वर्क डन कर रही है, ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है। साइकिल फ्रिक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेस हो रही है कि सामने की डायरेक्शन में, तो साइकिल वर्क डन कर रही है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी का क्या होगा,
उसकी एनर्जी नहीं, लॉस नहीं होता सर, एनर्जी का लॉस नहीं होता, वो दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो वर्क डन जो है, अब साइकिल वर्क डन कर रही है, ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है, ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और कुछ देर बाद वो रेस्ट में आ जाएगी, रुक जाएगी। आप बोलोगे कि इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो भी एनर्जीज होती हैं लास्ट में किस में कन्वर्ट होती हैं, हीट में। फ्रिक्शन हो रहा था क्या, साइकिल का टायर रोड के साथ क्या कर रहा है, फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, वो चेन जो है उस पर घूम रही है, वो भी किसके कारण से घूम रही है, फ्रिक्शन के कारण। साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अल्टीमेटली जो भी एनर्जी आपने उसमें भरी थी साइकिल के अंदर, वो एनर्जी लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। एनीवेज वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, वो आप डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी एनर्जी की अगर कैलकुलेशन करनी है तो एनर्जी की कैलकुलेशन वर्क डन से की जाती है। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया होगा, तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हुई थी, देख लेना, नोट्स खोल के देख लेना, वर्क डन से शुरू हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन की थी, एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां से आपने इसको यहां कर दिया, mgh, mg क्या था, फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, तो आपको मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा इसको ऊपर उठाने के लिए। तो मैं इस पर mg फोर्स लगा रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, और h डिस्प्लेसमेंट, तो mg फोर्स है और h डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। तो यहां पर भी हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के चलना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होगा। द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, देखिए जो वर्क डन करेंगे वही तो इसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी हमें। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, अच्छा इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कैलकुलेशन की। टोटल डिस्प्लेसमेंट y है, जब ये यहां पर था डिस्प्लेसमेंट था 0, जब ये यहां पर आ गया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया y। हम लोग स्मॉल वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बोला कि मैंने इस पर एक थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो फोर्स जितना भी था उसके कारण इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ dy, और ये ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहाँ आ गया, और यहां से चल करके यहाँ आ गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन लिखते हैं dw इज इक्वल टू कम f डॉट dy, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बताइए, अभी मैंने आपको बताई थी माइनस के वाई, तो पुट कर दो dw इज इक्वल टू माइनस के वाई डी वाई। ओके, इस कंडीशन में हम लोग k की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू पुट करो, इसमें क्या आएगी, y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिखा था आपने, इक्वेशन भूल गए क्या, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस, अच्छा ये वाली वैल्यू तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बनानी है। वर्क डन की जो कैलकुलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में होनी चाहिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मुझे फोर्स की वैल्यू बताइए क्या आएगी, F इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर y, सो द फोर्स इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर फोर्स की जगह पर पुट करोगे तो क्या इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ये बनेगी माइनस m ओमेगा स्क्वायर y dy। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या क्या कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट है इस कैलकुलेशन में। इस कैलकुलेशन में एक तो m कांस्टेंट है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो
m ओमेगा स्क्वायर होगा, इसको क्या मान लेंगे, इसको k मान लेंगे, इसको कांस्टेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर बार बार इसको कैलकुलेशन में ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इन दोनों को क्या लिख दिया, इन दोनों को k लिख दिया। इसके बाद में फॉर्मूला लगाया y डॉट dy, ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गई। अब इसके बाद में आपको टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट करना है, तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से y। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, देखिए अगर इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में मेरे को 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, टोटल वर्क डन 10 जूल है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया 1 जूल, फिर थोड़ा और डिस्प्लेस किया 1 जूल, फिर और डिस्प्लेस किया, तो ऐसा करते करते टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया x, और उस x या y डिस्प्लेसमेंट में टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा 10। तो हमने पहले बात की थी 1 जूल की, कि इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करने में 1 जूल का वर्क डन, फिर और डिस्प्लेस करेंगे 1 जूल, तो टोटल वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, और उसी सम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से y तक करना है, और इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y ky dy। इंटीग्रेशन k का होगा क्या, k का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, कांस्टेंट है। किसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर, y का इंटीग्रेशन करेंगे विद 0 टू, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं w, w क्यों लिखा, क्लियरली दिख रहा है, स्मॉल वर्क डन dw है, dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw, ऐसा टोटल करते जाएंगे तो टोटल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, w लिख सकते हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग है टोटल वर्क डन, और उसको हमने w से लिख दिया। और यहां पर हम लोग लिखेंगे k, इसके बाद में माइनस लिखना चाहें तो माइनस भी लिखेंगे, लेकिन हम इसको लास्ट में हटा देंगे, 0 टू y इंटीग्रेशन y डॉट dy। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, x टू द पावर n dx, ये फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, इसकी पावर कितनी है 1, तो क्या करना है, w इज इक्वल टू माइनस के y 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय, फिर से 2 आ जाएगा, और लिमिट 0 टू y। पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट। तो यहां पर अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस के अपर लिमिट, ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या आ जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, फिर y की जगह पर क्या लिखेंगे 0, 0 डिवाइड बाई 2 कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2, कैलकुलेशन आ गई सामने, हाफ के वाई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। माइनस किसको बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है मेरे को, और मैं बोल रहा हूँ माइनस 10 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, कोई डिफरेंस है क्या, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का, ठीक है, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं उसको बताने के काम में आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड इन एवरी काइंड ऑफ SHM। आप किसी भी तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको दिखेगा बार बार, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को y से लिखा था तो y लिख रहे हैं, अगर x से लिखते तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते। इस फॉर्मूला में किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, देखो अब लास्ट इक्वेशन है W वाली, इसमें k की वैल्यू बताइए पहले मेरे को, हमने k किसको बोला था,
एम ओमेगा स्क्वायर को ही तो माना था, लेट लिखा था मैंने, उसको माना था हमने, तो वापस से इसको पुट कर देते हैं। ये सिर्फ इसीलिए लिखा था ताकि हमें बार बार इसको एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। वाई की वैल्यू ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर, के की वैल्यू पुट कर दी हमने, वाई की वैल्यू बताइए, इसको नोट मत करो आप लोग, नोट्स में मिल जाएगा आपको ये सब। वाई की वैल्यू बताइए, अरे वाई की वैल्यू बताओ, कौन सी वाली बताओगे? ए साइन ओमेगा टी। तो वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? वाई की जगह पर लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी और उसका क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है, तो कर दीजिए। वर्क डन का फॉर्मूला आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो ये वर्क डन करना पड़ेगा इस स्प्रिंग को दबाने के लिए। किस किस पे डिपेंड करता है वर्क डन, जल्दी से बताओ। कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? आपने एक स्प्रिंग के साथ में 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लगा दिया, पूरे एक्सपेरिमेंट में वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, एम भी चेंज नहीं होगा, और आपने उसको 1 मीटर डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बदलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बदलेगा। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये टाइम की इक्वेशन बनी है। और इस इक्वेशन से आप क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं कि कहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, फिर कहां पर पोटेंशियल एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, और ये किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? टाइम की रिस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन तो ग्राफ बनाने के काम में आ सकती है, लेकिन मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? तो आंसर है यस। मैंने अभी तक इसको W लिखा हुआ था, लेकिन मैं अब इसको W ना लिख करके पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा? Because the work done in compressing the spring is stored as the potential energy of the spring. जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो आप उसमें जितना भी वर्क डन करेंगे वही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसके बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने वो खिलौना गन देखी होगी, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक बुलेट होती है काफी बड़ी सारी, और उसको स्प्रिंग को दबा करके उसमें लॉक कर देते हैं ट्रिगर के साथ। जैसे हमारे पास ये गन है और इसमें आपने वो बुलेट लगाया, स्प्रिंग को आपको दबाने में क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा करके आप डिस्प्लेस करोगे और ये जो बुलेट है ये ट्रिगर पे लॉक हो जाएगी। आपने 10 जूल का वर्क किया इसको ऐसा दबाने में और वो लॉक हो गया, वो 10 जूल इसमें स्टोर रहेगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। कब तक रहेगा? 5 साल तक ट्रिगर नहीं दबाया तो 5 साल तक उसमें स्टोर रहेगा। जैसे ही ट्रिगर दबाएंगे क्या होगा? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और ये बुलेट 10 जूल की एनर्जी से मूव करेगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो वर्क डन को ही क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। इस फॉर्मूला को एक और तरीके से आप मेरे को बताएंगे, वो आप बताएंगे डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में क्या फॉर्मूला बनेगा? इसकी वैल्यू पता है आपको? इसकी वैल्यू पता है आपको? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये a इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आएगा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। स्प्रिंग को 1 मीटर दबाओगे तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी, 2 मीटर कंप्रेस करोगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? y स्क्वायर है, y स्क्वायर है। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पहले x रखा था तो पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ इसके पास, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 2x कर दूंगा तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करो आप, y के प्लेस पर 2x और उसका स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले से कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है 4 टाइम्स। तो डिस्प्लेसमेंट को डबल करते ही एनर्जी 4 टाइम्स ज्यादा स्टोर कर सकते हैं आप, और डिस्प्लेसमेंट को अगर 3 टाइम्स कर दूं तो एनर्जी आप 9 टाइम्स स्टोर कर सकते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं।
अब आपका काम है इसके लिए ग्राफ बनाना। कॉपी निकालो और t की वैल्यूज पुट करो, अभी मेरे को ग्राफ चाहिए।